गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले जो आपका क्लास 9 की जो बायोलॉजी का टॉपिक था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, सेल, तो इसके 2 पार्ट बन चुके थे, ये तीसरा पार्ट है। तो इसमें मैंने आपको सेल के बारे में 2 पार्ट में कुछ बता दिया था। जो शेष भाग रह गया था कि मैंने बताया था कि सेल के बारे में जो कोशिका है ना, उसका जो एक संगठन होता है मुख्य रूप से कोशिका कला, है ना, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। मतलब जो कोशिका होती है इसके मुख्य रूप से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक तो कोशिका कला हो गई, दूसरा हो गया केंद्रक, तीसरा हो गया कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो देखते हैं कि कोशिका कला क्या है, केंद्रक क्या होता है और कोशिका द्रव्य क्या होता है। ठीक है, अब देखिए जो कोशिका कला, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है, इसको ध्यान से देखेंगे कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कुछ अंतर मैंने पहले बताए हैं आपको। जिसमें देखो क्या है, कोशिका कला की मैंने बात की, कोशिका कला, केंद्रक और कोशिका द्रव्य में कोशिका मुख्य रूप से 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। लेकिन यहाँ पर एक पार्ट आपको दिखाई पड़ेगा, ये देखिए जो बाहर बना हुआ है आवरण है, इसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये जो पार्ट होता है ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति हो गई, इसके अंदर का जो ये वाला भाग है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोशिका कला। कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या यूनिट मेम्ब्रेन, कई इसके नाम होते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति हो गई बाहर वाला आवरण, ये अंदर वाला जो दिख रहा है ये कोशिका कला हो गया। ठीक है, जो सबसे लार्ज पार्ट आपका दिखाई पड़ रहा है ये, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिक्तिका या रसधानी। रसधानी इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूल्स या इसको रिक्तिका बोला जाता है। इसके बाद आते हैं जो ये पार्ट आपका दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए ये जो कोशिका बनी हुई, कोशिका के अंदर कुछ अंतर वस्तुएं होती हैं जो इनको हम कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, अब ये कोशिकांग कहाँ होते हैं, ये इसके अंदर जो रस भरा होता है, कोशिका के अंदर एक लिक्विड मटेरियल होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में बहुत सी ऐसी अंतर वस्तुएं होती हैं जो फ्लोटिंग अवस्था में तैरती रहती हैं। तो ये वाला पार्ट इसको बोलेंगे हम लवक या इसको हरित लवक बोलते हैं, हरित लवक। ठीक है, प्लास्टिक कहा आता है। फिर ये केंद्रक, ब्रेन ऑफ सेल, सबसे केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, इसको ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, गाल्जी काया, गाल्जी बॉडी। ये छोटे छोटे जो दाने के समान संरचनाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं, छोटे छोटे दाने जो हैं ये आपके हैं राइबोसोम, राइबोसोम। बीच में जो केंद्रक के पास एक छोटे से केंद्र जिस संरचना दिखाई पड़ रही है इसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्मघाती थैले के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका केंद्रक हो गया। केंद्रक के अंदर एक छोटी सी संरचना, गोल अंडाकार संरचना आपको दिखाई पड़ रही है, इस संरचना को हम बोलते हैं केंद्रिका। क्या बोलते हैं? केंद्रिका। तो केंद्रिका क्या है? केंद्रिका केंद्रक के अंदर होती है। केंद्रिका हो गई। इसके बाद वो केंद्रक और ये जो आपकी कोशिका कला है ना, ये कोशिका कला हो गई और ये आपका केंद्रक है। तो केंद्रक और कोशिका कला से देखो एक सीढ़ी के समान डंडे बेलनाकार संरचनाएं आपको दिखाई पड़ती हैं। इसको हम बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रतवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पादप कोशिका का चित्र बना हुआ है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कुछ इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, उन डिफरेंसेस जो हैं उनको हटा दिया जाए तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका लगभग एक ही जैसी हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि जो जंतु कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, कोशिका भित्ति हटा दीजिए यहाँ से,
ठीक है। जैसे रिक्तिकाएँ जो वैक्यूल्स होती हैं साइज में छोटी होती हैं, तो साइज वैक्यूल्स का साइज हम छोटा बना लेंगे। हरित लवक जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो ऐसे कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो इसके अंदर कोशिकीय अंतर वस्तुएं जो होती हैं, देखो कोशिका के अंदर पाई जाने वाली जो कोशिकीय अंतर वस्तुएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो वस्तुएं होती हैं सजीव, है ना, सजीव वस्तुएं, और दूसरी होती हैं निर्जीव वस्तुएं। तो जो सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जो सजीव होती हैं जो अपना वह करती हैं उसमें, है ना, फंक्शनिंग करती हैं, लेकिन जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनका भी कुछ अपना एक अहम रोल होता है। लेकिन हम यहाँ पर सजीव वस्तुओं के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये इनको हम सेल जो सजीव वस्तुएं हैं उनको हम सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग के नाम से भी जानते हैं। वो कौन कौन से हैं? कुछ इंपॉर्टेंट कोशिकांग हैं, सभी नहीं हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कोशिकांग हैं। जैसे अंतःप्रदव्य जालिका, तो जो अंतःप्रदव्य जालिका होती है इसको हम शार्ट में, ये दो प्रकार की होती है, दो अंतःप्रदव्य जालिका आपकी दो प्रकार की होती है। एक होती है रफ अंतःप्रदव्य जालिका और दूसरी होती है स्मूथ यानी कि चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका, ठीक है। तो एक तो हो गई रफ, दूसरी हो गई स्मूथ। अब देखो क्या है, इसको शार्ट में RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी है SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब क्या हुआ, जो अंतःप्रदव्य जालिका होती है वो दो प्रकार की हो गई, एक हो गई RER, दूसरी हो गई SER। RER का मतलब होगा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER का मतलब होगा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो रफ और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अंतर क्या, देखिए कोशिका का स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि ये देखो केंद्रक है आपका, केंद्रक के बाद देखो ये थोड़ी सी संरचनाएं कुछ ऐसी दिख रही हैं कि ये संरचना देखो ऐसे गई है और लास्ट में कोशिका कला से मिली। तो मतलब जो अंतःप्रदव्य जालिका होती है एक प्रकार से कोशिका के अंदर ढांचे का कार्य करती है। एक तरफ से वो केंद्रक कला से और दूसरी तरफ से वो कोशिका कला से लगी होती है, ठीक है। और ये बेलनाकार संरचनाएं होती हैं। इनकी कुछ संरचनाओं के ऊपर छोटे छोटे दाने के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है, और कुछ पे छोटे छोटे दाने के समान संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं। तो जो छोटे छोटे दाने होते वो क्या होते, वो राइबोसोम होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर जो अंतःप्रदव्य जालिका का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं अंतःप्रदव्य जालिका का, ठीक है, तो जिस अंतःप्रदव्य जालिका पर दानेदार संरचनाएं पाई जाएंगी, ठीक है, दानेदार संरचनाएं पाई जाएंगी उसको हम बोलेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सपोज दैट ये ER है हमारी, ठीक है। तो जहां पर ये जो दाने दिखाई पड़ रहे हैं राइबोसोम, ये क्या है आपके राइबोसोम, ये राइबोसोम के कण हैं। और ये क्या है ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम के दाने लगे होते हैं उसे हम बोलते हैं रफ अंतःप्रदव्य जालिका, और जिस पे नहीं लगे होते हैं उसको हम बोलेंगे चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि ढांचे का कार्य करती है, ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो इसका मुख्य कार्य क्या है ना, इसका देखते हैं मुख्य कार्य क्या है अंतःप्रदव्य जालिका का। मैंने बताया एक प्रकार से कोशिका को सहारा प्रदान करने का कार्य करती है, ठीक है। और जो आपकी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन निर्माण। अच्छा, प्रोटीन निर्माण का मतलब क्या हो गया, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम के दाने क्या होते हैं, राइबोसोम के दाने लगे होते हैं। और जो दूसरा है आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या करती हैं, फैट और लिपिड, है ना, वसा और फैट और लिपिड जो होती हैं, वसाएं और लिपिड का संश्लेषण करती हैं, या उनके इधर दोनों तरफ कोशिका के अंदर गंतव्य जगह होती है जहाँ तक लाने और ले जाने का कार्य होता है वो करने का कार्य करती है आपकी अंतःप्रदव्य जालिका, ठीक है। इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया आता है आपका, दूसरा पार्ट इसका है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने 1886 में की थी। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ये देखिए होता है, ये है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि
कार्बनिक ऊर्जा युक्त खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका गाल्जी काय। गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी ने 1898 में, है ना, गाल्जी का की खोज कैमिलो गाल्जी ने 1898 ईस्वी में की थी। ठीक है, गाल्जी का, देखिए गाल्जी का ऑपरेटस क्या है आपका, यहाँ पे देखो ये गाल्जी का ऑपरेटस है। देखिए ये गाल्जी का जो होता है, ये जो आपका कोशिका कला, ठीक है, कोशिका कला में बेलनाकार संरचना है, कहीं ये आपकी जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें तैरता रहता है। ठीक है, इसके साइड में छोटी छोटी पुटिकाएँ पाई जाती हैं गाल्जी का ऑपरेटस में। ठीक है, छोटी छोटी पुटिकाएँ पाई जाती हैं, तो इनकी संख्या या तो मिनिमम 4 होगी और मैक्सिमम 10, मतलब जैसे बेलनाकार संरचनाएं हैं। ठीक है, तो ऐसे 1 2 3 4, मिनिमम 4 या मैक्सिमम 10, इस तरीके से बेलनाकार संरचनाएं होती हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं तारक काय। ठीक है, तो तारक काय की खोज ई वैन बेंडेन ने 1887 ईस्वी में की थी। ठीक है, ई वैन बेंडेन ने 1887 ईस्वी में तारक काय की खोज की थी। इसको हम इंग्लिश में सेंट्रोसोम के नाम से भी जानते हैं, सेंट्रोसोम। अब देखो सेंट्रोसोम कहाँ है, ये देखिए कोशिका के केंद्रक, और केंद्रक हम ऐसे बना दें। ठीक है, तो इसके बाहर केंद्रक के पास कुछ इस टाइप की संरचना पाई जाती है, जिसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में सेंट्रोसोम हो गया हमारा। फिर इसके बाद में आता है आपका राइबोसोम। तो राइबोसोम की खोज पैलेड ने 1955 ईस्वी में, ठीक है, राइबोसोम की खोज की थी। और राइबोसोम आपके ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक 70S राइबोसोम, दूसरा आपका होता है 80S राइबोसोम। राइबोसोम की मतलब जो कोशिका होता, कोशिका द्रव्य जो होता है उसमें अधिकांश दानेदार संरचनाएं जो होती हैं, ग्रेन्युलर लाइक स्ट्रक्चर, वो राइबोसोम के होते हैं। और राइबोसोम की अधिकांश मात्रा अंतःपरद्रव्यी जालिका के ऊपर पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं रिक्तिका या वैक्यूल्स, इंग्लिश में इसको हम वैक्यूल्स बोलते हैं। तो जो कोशिका होती है, कोशिका का लगभग 50 से मैक्सिमम 50% से लगभग कभी कभी 90% तक भाग जो होता है रसधानी या रिक्तिका जो होती है कवर करती है। और इसका कार्य क्या होता है, भंडारण का कार्य करती है रिक्तिका। इसके बाद में ऑर्गेनस है लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुवे, है ना, क्रिश्चियन डी डुवे ने 1955 में लाइसोसोम की खोज की। ठीक है, तो लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम एक, जैसे आपका सेंट्रोसोम के बारे में मैंने बताया था, वैसे ही सेम स्ट्रक्चर होता है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम में आत्मघाती थैले होते हैं। ठीक है, लाइसोसोम क्या होते हैं, आत्मघाती थैले होते हैं। इनका कार्य क्या होता है कि कोशिका, इनके अंदर एक ऐसे पदार्थ भरे होते हैं, ठीक है, कि कोशिका के अंदर कोई डेड सेल्स है या कोई ऐसी सेल है जो बेकार हो चुकी है या कोई और वेस्ट मटेरियल है जिनको नष्ट करना है, तो लाइसोसोम के अंदर जो पाचक रस भरे होते हैं वो निकलते हैं और कोशिका ब्लास्ट हो जाती, नष्ट हो जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं केंद्रक की। ठीक है, केंद्रक है ना, ब्रेन ऑफ सेल, मतलब कोशिका के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज संपन्न होती हैं, ठीक है, कोशिका के अंदर घटित होने वाली समस्त क्रियाओं के ऊपर कार्य कौन करता है, आपका केंद्रक कार्य करता है। केंद्रक ही सभी ऑर्गेनेल्स का नियमन करता है, नियंत्रण करता है। जैसे अगर जो हम बात करें कोई विद्यालय है कि विद्यालय में बहुत सारे बच्चे होते हैं, टीचर होते हैं, ठीक है, और प्रिंसिपल होता है, तो इस प्रकार से प्रिंसिपल का वर्क क्या होता है, पूरी यूनिट के ऊपर अपना नियंत्रण करना और अच्छे से क्रियान्वयन उनका कराना। तो उसी प्रकार से कार्य होता है हमारे केंद्रक का। ठीक है, तो अंतःपरद्रव्यी जालिका के बारे में हमने डिटेल से बात कर ली। अब बात करते हैं धीरे धीरे सिंगल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करते हैं। दूसरा बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने बताया था कि अल्टमान ने 1886 में, ठीक है, अल्टमान ने 1886 में इसकी खोज की थी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहा था क्योंकि कार्बनिक ऊर्जा युक्त खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। फलस्वरूप क्या होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है और यही ऊर्जा क्या होती है, एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। किसमें, एटीपी के रूप में संचित होती है। और एटीपी के रूप में संचित होने के बाद में विभिन्न कार्यों को करने के लिए एटीपी से ही ऊर्जा हम लोगों को प्राप्त होती है। ठीक है, तो क्या होता है, एडीपी में एएमपी जुड़ता है, एटीपी का निर्माण हो जाता है और फिर से क्या होता है, एटीपी फिर से टूट जाता है एडीपी और एएमपी में, और कार्य करने के लिए हमको ऊर्जा, जैविक क्रियाओं को क्रियान्वित करने के लिए हमको ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, 2
झिल्लियाँ, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। एक हो गई आपकी बाह्य भित्ति और दूसरी हो गई आपकी अंतः भित्ति। ठीक है, बाह्य कला और अंतः कला, दो कला से घिरी हुई संरचना होती है। आंतरिक कला अंदर की ओर धंसकर उंगलियों के जैसे उभार का निर्माण करती है। ठीक है, देखो क्या आंतरिक कला ये वाली है, और क्या देखो ये ऐसे उभार बनते जा रही है, देखो उंगलियों जैसे उभार का निर्माण करती है। तो जो ये उभार आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इन उभार को हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। और क्रिस्टी के ऊपर छोटे छोटे ग्रेन्युलर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं, दानेदार संरचनाएं होती हैं, इनको हम बोलते हैं ऑक्सीसोम बोलते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम, या इनको F1 कण के नाम से भी बोला जाता है, इनको F1 कण के नाम से भी कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भरे हुए जो तरल पदार्थ भरा होता है इसको मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य फंक्शन क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन करना, ऊर्जा का उत्पादन करना। ठीक है, तो इतना फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, तो 2 ऑर्गेनल्स हो गए, शेष जो ऑर्गेनल्स हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू क्लास।